सोचिए कि एक बिल्डर ईंटें भी खुद ही बना रहा है, दरवाजे भी खुद काट रहा है और मतलब खिड़कियों के शीशे भी खुद ही लगा रहा है। और तो और घर में बिछने वाले गद्दे भी खुद ही तैयार कर रहा है। बिल्कुल। आज के इस आउटसोर्सिंग वाले जमाने में जहां हर काम के लिए बाहरी ठेकेदारों को बुलाया जाता है, ये मॉडल पूरी तरह से बेवकूफी लग सकता है। हाँ, मतलब अगर हम किसी भी आम बिजनेस स्कूल में जाएं तो वहाँ बुनियादी तौर पर यही सिखाया जाता है कि अपनी फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो तय खर्चे हैं उन्हें हमेशा कम रखिए। सही कहा। जो काम दूसरे लोग सस्ता कर सकें उसे तुरंत आउटसोर्स कर दीजिए। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास शोध रिपोर्टों का जो स्टैक है वो बिजनेस की इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट रहा है। एकदम सही। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बेवकूफी लगने वाले बिजनेस मॉडल के पीछे छिपे अर्थशास्त्र को डिकोड करने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा शोभा लिमिटेड पर केंद्रित है। वित्तीय शोध रिपोर्टों और ब्रोकरेज फर्म्स ने इस कंपनी पर एक टैक्टिकल बाय की सिफारिश की है। जी, और जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि टैक्टिकल बाय का मतलब एक ऐसा निवेश अवसर होता है जो किसी खास रणनीति की वजह से अच्छा मुनाफा दे सकता है। और ये मुनाफा कोई छोटा मोटा नहीं है। रिपोर्ट में कंपनी के लिए 682 रुपए का लक्ष्य मूल्य यानी टारगेट प्राइस रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना? इसका सीधा सा अर्थ है कि विश्लेषकों को मौजूदा स्तर से इसमें लगभग 37% के संभावित मुनाफे या अपसाइड की गुंजाइश नजर आ रही है। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल। भले ही कोई शेयर बाजार में निवेश करता हो या भविष्य में अपनी गाड़ी कमाई से एक घर खरीदने की योजना बना रहा हो, यह समझना बहुत जरूरी है कि एक सफल रियल एस्टेट कंपनी कैसे काम करती है। सही बात है। तो ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं और इस इन हाउस कारखाने के अंदर गोता लगाते हैं। बिल्कुल, चलिए। सबसे पहले इस बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल को समझते हैं, जिसका दस्तावेजों में बार बार जिक्र है। अगर मैं इसे एक साधारण एनालॉजी से समझाऊं तो ये वैसा ही है जैसे कोई मास्टर शेफ बाजार से सब्जियां खरीदने के बजाय अपना खुद का खेत लगा ले, ताकि उसे बेस्ट क्वालिटी मिल सके। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सच में घर खरीदने वालों को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि ईंटें कंपनी ने खुद बनाई है या बाहर से खरीदी है? देखिए, शुरुआत में मास्टर शेफ का खेत होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट में ग्राहक आना बंद हो जाए तो उस खेत का रखरखाव एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता है। वो तो है। ठीक वैसे ही शोभा का ये इन हाउस मॉडल उनके लिए काम तो करता है, लेकिन ये उनकी फिक्स्ड कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा जी, जरा आंकड़ों पे नजर डालिए। कंपनी के पास 3,50,000 स्क्वायर फीट का विशाल कंक्रीट ब्लॉक बनाने का प्लांट है। अरे बाप रे। हाँ, उनकी अपनी मेटल और शीशे की फैक्ट्री है, इंटीरियर के कारखाने हैं और अपना खुद का इन हाउस प्लम्बिंग विभाग भी है। बिल्कुल। और यहीं पर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब अगर कल को बाजार में थोड़ी मंदी आ जाए तो इन फैक्ट्रियों का बिजली का बिल और रखरखाव का खर्च कहाँ से निकलेगा? ये चिंता लाजमी है। रियल एस्टेट में इतना कैपिटल फंसाना तो किसी भी कंपनी के लिए सुसाइड हो सकता है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर उनकी रणनीति का असली कमाल नजर आता है। बाहरी वेंडर्स पर निर्भरता कम होने से कंस्ट्रक्शन में आने वाली कमियों को तुरंत ठीक किया जा सकता है। अच्छा जी, रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रोजेक्ट में देरी। मान लीजिए एक बिल्डर 50 अलग-अलग बाहरी वेंडर्स पर निर्भर है। अगर सिर्फ एक वेंडर ने सीमेंट समय पर नहीं दिया तो पूरी बिल्डिंग का काम वहीं रुक जाता है। और उस देरी की वजह से बिल्डर को जो बैंकों का भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है, वो तो उसका पूरा प्रॉफिट मार्जिन ही खा जाता है। सटीक बात। शोभा की मॉडल में ये देरी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर कोई कमी दिखती है तो कोई बाहरी ठेकेदार ये नहीं कह सकता कि कल आदमी भेजूंगा। हाँ, उनके अपने लोग होते हैं। बिल्कुल, उनके अपने कर्मचारी उसे तुरंत उसी दिन ठीक करते हैं। इसका सीधा असर ग्राहक के अनुभव पर पड़ता है। तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वास्तविक ढांचागत फायदा है। यही कारण है कि बैंगलोर में जहां सैकड़ों बिल्डर्स हैं, वहां पोस्ट ऑक्यूपेंसी यानी घर मिलने के बाद की संतुष्टि दर में शोभा सबसे ऊपर है। ये तर्क अपनी जगह 100% सही है कि डिलीवरी समय पर होती है, लेकिन मेरा वो फिक्स कॉस्ट वाला सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। मैं समझ रही हूँ। अगर बाजार में मंदी आ जाए तो ये भारी भरकम कारखाना कैसे चलेगा? क्या इस शोध रिपोर्ट में इसका कोई जवाब है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इसका जवाब उनके बिजनेस के दूसरे हिस्से में छिपा है, जिसे कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस कहा जाता है। अच्छा, वो क्या है? कंस्ट्रक्शन करने से आता है। ओहो, मतलब वे खुद के अपार्टमेंट बनाने के साथ साथ दूसरों के लिए ठेके पर भी इमारतें खड़ी करते हैं।
जी हाँ, और ये कोई छोटे मोटे ठेके नहीं हैं। इनके माँ की क्लाइंट्स में इन्फोसिस, HP, डेल, ताज ग्रुप और HCL जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अरे वाह, तो वे इन कॉर्पोरेट्स के लिए उनके विशाल ऑफिस कैंपस बना रहे हैं। बिल्कुल। डेटा कहता है कि उन्होंने अब तक 26 शहरों में 301 ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। 301 प्रोजेक्ट्स? जी। ये लगभग 47.8 मिलियन स्क्वायर फीट का विशाल एरिया बनता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, क्या इन्फोसिस जैसे गिने चुने बड़े क्लाइंट्स पर इतनी ज्यादा निर्भरता किसी कंपनी के लिए जोखिम भरा नहीं है? जोखिम तो है। अगर कल को IT सेक्टर में मंदी आ गई तो? विश्लेषक इस पर नजर रखते हैं। एक समय था जब शोभा के कॉन्ट्रैक्चुअल काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल इन्फोसिस पर ही निर्भर था। लेकिन दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने समय के साथ अपनी निर्भरता कम की है। वर्तमान में इनके पास 2344 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर बुक है। 2344 करोड़? तो क्या ये ऑर्डर बुक उस कारखाने का खर्च निकालती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? 100%। ये कॉन्ट्रैक्चुअल डिवीजन वास्तव में एक वित्तीय एंकर की तरह काम करता है। अच्छा। जी, जिसके वित्त वर्ष 18 से 21 के बीच 26% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। ये रियल एस्टेट की अनिश्चितताओं के बीच एक स्थिर नकदी प्रवाह देता है। मतलब हर साल औसतन 26% की ग्रोथ, ये तो किसी भी डिवीजन के लिए बहुत ही ठोस नंबर है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके इन हाउस कर्मचारियों का तय खर्च ये कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स उठा लेते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो बहुत ही शानदार रणनीति हुई। लेकिन चलिए अब कच्ची जमीन की बात करते हैं। किसी भी बिल्डर को आगे बढ़ने के लिए जमीन की जरूरत तो होती है। बिल्कुल। इस रिपोर्ट में शोभा के लैंड बैंक के बारे में काफी कुछ दिया गया है। दक्षिण भारत और अन्य 9 शहरों में कंपनी के पास 2444 एकड़ का विशाल लैंड बैंक है। जी, और ये जमीन भी बहुत रणनीतिक तरीके से बांटी गई है। इसमें 36% बैंगलोर में, 22% कोचीन में, 19% चेन्नई में और 17% होशूर में है। ठीक है। 2444 एकड़, ये सुनने में एक पूरा शहर बसाने जितना लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आज के समय में इतनी ज्यादा जमीन को होल्ड करके रखने का रणनीतिक फायदा क्या है? बिल्डर्स तो अक्सर जमीन खरीदने के चक्कर में भारी कर्ज में डूब जाते हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इस रिपोर्ट में सबसे अहम आंकड़ा 2444 एकड़ का नहीं है। सबसे अहम आंकड़ा है 94 से 97% का। 97%? इसका क्या मतलब है? देखिए, इन जमीनों की कुल लागत 2730 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 94 से 97% का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। ओह, मतलब इन जमीनों पर कोई भारी कर्ज नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये जमीनें पूरी तरह से कंपनी की अपनी हैं। रियल एस्टेट के अप साइकिल यानी तेजी के दौर में ये लैंड बैंक एक मजबूत कुशन का काम करता है। अच्छा। जब बाजार में तेजी आती है तो जमीन के दाम बेतहाशा बढ़ते हैं और मुकदमेबाजी भी बढ़ती है। वो तो भारत में बहुत आम बात है। जी, लेकिन चूंकि शोभा ने ये जमीनें पुराने दामों पर खरीदी हैं और इनका पैसा चुका दिया है, इसलिए वे इस तेजी का पूरा मुनाफा अपनी जेब में डाल सकते हैं। इससे भविष्य में लगभग 208 मिलियन स्क्वायर फीट का विकास किया जा सकता है। ये तो आने वाले कई सालों के लिए उनके राजस्व की गारंटी है। एकदम सही। लेकिन अगर जमीन और बिजनेस मॉडल सब कुछ इतना ही अच्छा था, तो रियल एस्टेट सेक्टर को हाल के वर्षों में इतनी मार क्यों खानी पड़ी और शोभा इसमें कैसे खड़ा रहा? इसका सीधा संबंध बाजार के ढांचे से है। भारतीय रियल एस्टेट बाजार का लगभग 75% हिस्सा असंगठित खिलाड़ियों के पास रहा है। असंगठित मतलब वो छोटे बिल्डर्स जिनका कोई ठोस ढांचा नहीं था। हाँ, फिर नोटबंदी, रेरा, GST और 2018 के लिक्विडिटी संकट ने इस उद्योग को बुरी तरह झकझोर दिया। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आमतौर पर नए नियमों और टैक्स जैसे GST से व्यवसायों को नुकसान होता है, लेकिन यहाँ इन नियमों ने वास्तव में शोभा की मदद की है। कैसे? मैं समझाती हूँ। रेरा और GST ने कमजोर और गैर भरोसेमंद बिल्डर्स को बाजार से बाहर कर दिया। क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। और क्योंकि शोभा के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन था और उनकी डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार था, इसलिए खरीदारों का सारा भरोसा उनकी तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो मतलब मार्केट शेयर असंगठित बिल्डर से निकलकर शोभा जैसे संगठित खिलाड़ियों के पास आ गया। जी, इस तरह कड़े नियमों ने वास्तव में उनके लिए एक मुआट या सुरक्षा खाई का काम किया। अब मुझे समझ आ रहा है कि विश्लेषक 37% का इतना बड़ा अपसाइड क्यों देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन 37% का अपसाइड और 682 रुपए का टारगेट
बहुत शानदार लगता है, लेकिन निवेश की कोई भी चर्चा बिना जोखिम को समझे पूरी नहीं हो सकती। सही बात है, जोखिम तो हर जगह होते हैं। क्या इस रिपोर्ट में जोखिमों का जिक्र है? जी, सबसे बड़ा जोखिम क्षेत्रीय एकाग्रता यानी जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन है। कंपनी की बैंगलोर के बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। अगर बैंगलोर के आईटी सेक्टर में दिक्कत आई तो इसका सीधा असर कंपनी पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। इसके अलावा ब्याज दरों के कारण डिमांड में कमी और कच्चे माल की लागत का बढ़ना भी एक बड़ा खतरा है। लेकिन इसके उलट रिपोर्ट एक बड़े ग्रोथ ट्रिगर की ओर भी इशारा करती है। अच्छा, वो ट्रिगर क्या है? वो है अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ। मतलब अब वे सिर्फ लग्जरी घर ही नहीं बना रहे हैं। जी हाँ, जैसे हॉस्कोटे में उनका ड्रीम एकर्स प्रोजेक्ट, जिसमें 7.6 मिलियन स्क्वायर फीट की बिक्री क्षमता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ये बैंगलोर के बाजार पर निर्भरता के जोखिम और अफोर्डेबल हाउसिंग में छुपे बड़े मुनाफे के बीच का संतुलन है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि क्या वे सिर्फ बैंगलोर तक ही सीमित रहेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। कंपनी वर्तमान में अन्य शहरों में भी अपने पैर पसार रही है, जिससे भविष्य में ये क्षेत्रीय जोखिम कम हो सकता है। ये चर्चा वाकई में बहुत ज्ञानवर्धक रही, लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार मन में आता है। जी बताइए। अगर शोभा जैसी कोई कंपनी भारतीय रियल एस्टेट जैसे अस्त व्यस्त बाजार में कच्ची सामग्री से लेकर फिनिश्ड घर तक पूरी सप्लाई चेन को खुद नियंत्रित करके इतनी सफल हो सकती है, तो क्या भविष्य में बाकी सभी बिल्डर्स को भी मजबूरन इसी इन हाउस मॉडल को अपनाना पड़ेगा? क्या भविष्य का रियल एस्टेट सिर्फ जमीन बेचने के बारे में नहीं, बल्कि खुद की फैक्ट्री चलाने के बारे में होगा? ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है, जिस पर सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए उतनी ही दिलचस्प रही होगी जितनी हमारे लिए थी।